जो मेरे प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है कि कैसे हर हाथ को हम काम रोज़गार के साथ जोड़ सकें। इसी क्रम में आज एक बार फिर से देश भर में लगभग 45 स्थानों पर रोज़गार मेला आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 61,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें हर विभाग से रोज़गार के अवसर के 7 युवा युवतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। और इसमें इस बार इस रोज़गार मेले में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बल के साथ दी गई हैं। ऐसे में आज मेरे लिए भी ये हर्ष की बात हमेशा रहती है जब भी देश के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जाकर नियुक्ति पत्र बांटने का जब मौका मिलता है, यकीनन वो आपको खुशी देता है, संतुष्टि देता है। पर आज मेरे लिए उसके साथ ये सौभाग्य और गर्व की भी बात थी कि आज यहाँ बीएसएफ के केंद्र में मौजूद होकर बीएसएफ के द्वारा आज जिस तरीके से इस सफल आयोजन को अंजाम दिया गया, मैं बीएसएफ से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों का, आईजी साहब का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और इसी के साथ पुनः वो एहसास भी दिमाग में आता है कि किस तरीके से हमारे देश के जवान जो अलग अलग बल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम, ईमानदार प्रयास उनके द्वारा किया गया। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने से भी वे कभी नहीं हिचकिचाए हैं। आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस की दहलीज पर हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने देश के हर एक जवान और उनकी वजह से जो सुरक्षित जीवन आज हम जी रहे हैं, आज जब हम दिन त्यौहार मनाते हैं, घर परिवार में खुशियां मनाते हैं, ऐसे में ये वो लोग हैं जो दिन त्यौहार, अपने घर की खुशियां, अपने घर के दुख दर्द को भूलकर हमारे लिए दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। ऐसे में हर एक देशवासी इनके प्रयासों को, इनके समर्पण को सम्मान देने का कार्य करें। और जो शहीद जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया, उनको और उनके परिवार वालों को हमेशा याद रखें, ये ज़रूरी है। इसीलिए आज मेरे लिए यहाँ पर आकर और ख़ास तौर पर नियुक्ति पत्र उन लोगों को देने का जो सौभाग्य मुझे मिला, जो आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। 2047 जब हमारा देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस दिन हमारा देश बनिस्पत विश्व के बाकी देशों के एक विकसित देश की भूमिका में खड़ा हो। उसके लिए ज़रूरी है देश के हर एक गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आज उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जो एक ज़माने में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे,
कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का ही ये परिणाम है कि देश पूरी एकजुटता के साथ नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक एकजुटता के साथ देश की बड़ी आबादी 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के हर एक कोने में रोज़गार के अवसर युवा युवतियों को मिले, इसके लिए उनके प्रयास सफल रहे। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और देशवासियों को आने वाले दिन में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पासवान जी, रिप्रेजेंट करते हैं बिहार से। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.7 है, जबकि नेशनल रेट है 5.1। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है हर जगह। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसा दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि 370 हटने के बाद बहुत यहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। क्योंकि आप रोज़गार मेले में हैं, सबसे पहले यही चाहूँगा कि आप ये कहें कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी है उसको किस तरह से निपटा जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि इसमें यहाँ पे निवेश की और ज़रूरत है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? मैं डेफिनेटली मानूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से धारा 370 एक बाधा रही जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने में, मैं ये मानता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में नए अवसर ज़रूर उत्पन्न हुए हैं। मैं इस बात को भी ईमानदारी से कबूल करूँगा कि अभी भी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, पर अगर आप कंपैरेटिवली इसको स्टडी करेंगे धारा 370 हटने से पहले और उसके बाद की परिस्थितियों में, और हर वर्टिकल में चैलेंजेस अनगिनत थे। यहाँ पर कोई एक ऐसी परिस्थिति जो सामान्य होती और उसको आपको आगे लेकर जाना होता है, राहें आसान होती हैं, बट एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, उस खाई को पहले भरना और उसके बाद उस इमारत को खड़ा करना, उसमें ज़रूर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। पर मैं मानूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ईमानदार प्रयास किया उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का, और आज की तारीख में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर राज्य में हम लोगों ने उत्पन्न करने का कार्य किया, जिसके माध्यम से निवेश धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर आने का काम करेंगे। पहले यकीनन एक सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी होती थी, निवेश करने से लोग कतराते थे। मैं मानता हूँ जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में ये विश्वास आया है और निवेश कंपैरेटिवली डेफिनेटली बढ़ा है, बट जितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, मैं खुद अपने मंत्रालय का मैं जिक्र करूँ, प्रसंस्करण विभाग की भी एक अहम भूमिका है यहाँ के किसानों को, यहाँ के उत्पादन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने की। मैं मेरे विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतरता में ये प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आए। मैं मानूंगा कि ये प्रयास चल रहा है, लंबा रास्ता ज़रूर हम लोग को तय करना है, बट जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीयत का साफ होना ज़रूरी है, उस नेक नीयत से मेरी सरकार प्रयास कर रहा है। सर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी राम जी का जो नाम है, जिस मनरेगा का नाम चेंज किया गया, उसको वो किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ डट के अपोज करेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं में बदलाव किए गए हैं, परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाओं को लाने का काम किया गया है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जन कल्याण की सोच से, गरीब कल्याण की सोच से इन नीतियों का निर्माण किया गया है और उनमें बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में मुझे अच्छा लगता जब विपक्ष इन नीतियों में
मेरिट के आधार पर चर्चा करता। अगर आपको आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है, तो मेरिट पे कीजिए ना। आप बताइए कि इस नीति में हम लोगों ने क्या गलत किया, या कौन सा ऐसा कार्य है जो हम लोगों को करना चाहिए था और हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप मेरिट्स पे चर्चा करेंगे, दिल खोल के, मेरी सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके अच्छे सुझावों को इसमें जोड़ा भी जाएगा। बट आप चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? एक भ्रम फैलाने के कार्य पे कि नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। एक योजना जिसको नए स्वरूप में लाने का काम किया गया है, और नाम पर, किस नाम पर आपको ऐतराज़ है? राम के नाम पर ऐतराज़ है। और ये ऐतराज़ किसके नाम के साथ जोड़कर आप बोल रहे हैं? गांधी जी के नाम के साथ। क्या गांधी जी को कभी राम के नाम पर ऐतराज़ हो सकता है? उनके सबसे प्रिय नामों में से राम का नाम था। उनके अंतिम क्षणों में उनकी जुबां पे हे राम ही था। और आज आप इसी नाम का विरोध कर रहे हैं, गांधी जी का हवाला देते हुए। क्या उनको, आज जहाँ कहीं भी होंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा कि इस नाम को लेकर देश में विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है? वो कहते हैं स्टेटों को इसमें बर्डन डाला गया है, कांग्रेस भी यही कहती है, स्टेट्स को बर्डन डाला गया है। फेडरल स्ट्रक्चर में, भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की एक अपनी अहम भूमिका होती है, और इस जिम्मेदारी जवाबदेही से कोई भाग नहीं सकता। मैं विपक्ष की परेशानियों को समझ सकता हूं कि जिस तरीके से इस विपक्ष ने इसको सेंटर स्पेसिफिक रखते हुए भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई मेरी इन बातों से असहमत होगा, जो भी मनरेगा के साथ जुड़ा हुआ है, कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स मनरेगा में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता रहा और पैसों की सिर्फ हेरा फेरी करने का काम किया गया। ऐसे में राज्यों की जवाबदेही बढ़ाकर हम लोगों ने भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत करने का काम किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम किया। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि राज्य जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं, जिनकी एक अहम भूमिका होती है केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने की, उसमें जितनी आपकी जवाबदेही होगी उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। एंड ऑन अ लाइटर नोट, विपक्ष को राज्यों की चिंता करनी नहीं चाहिए। कितने राज्यों में आपकी सरकार है भैया? अधिकांश राज्यों में तो हम लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो अगर किसी को चिंता होती तो हम लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। गिनती के तो आपके राज्य हैं जो विपक्ष शासित है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कम से कम राज्यों की जिम्मेदारी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। शशि थरूर साहब जो है, उन्होंने क्या है, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस में जो विभाजन है अब वो चरम सीमा पे है, और जो कांग्रेस मुक्त की बात आप कर रहे हैं वो उस तरफ बढ़ रही है सर देश? देखिए, किसी भी दल में जब अनुशासन नहीं रहता, विचारधाराएं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती हैं, तो दल के नेता, दल के कार्यकर्ता स्वतः आपसे दूरी बनाने लगते हैं। मैं बहरहाल व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। उस पार्टी के कार्यक्रम में उनके पार्टी के कौन नेता आते हैं, नहीं आते हैं, भूमिका निभाते हैं, नहीं निभाते हैं, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस को देश नकारने का काम कर रहा है, ये जो बात बात पर वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी की बात करते हैं, प्रभु आपका जनाधार चोरी हो रहा है। इस बात की चिंता कांग्रेस को करने की ज़रूरत है। मेरे राज्य में राहुल जी गए थे वोट चोरी को लेकर, बिहार में उन्होंने 12-15 दिन तक उन्होंने यात्रा की। क्या परिणाम मिला? उल्टा उन्होंने हमारे प्रचारक की ही एक भूमिका वहाँ पे निभाई। और जितना ये दूसरे राज्यों में जाकर इस तरीके की बातें करेंगे, अगला बंगाल है, बंगाल के परिणाम आप देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे ममता जी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों को जिस तरीके से वहाँ पे भी शिकस्त मिलेगी। तो ऐसे में जब जनता ही आपको नकारती है, तो आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी आपसे दूरी बनाने का काम करते हैं। सर लास्ट में 2 सवाल है। बिहार की, महाराष्ट्र के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है, आपके ही अलायंस में एनडीए की, मुझे लगता है कि देश एकता की भावना से आगे चलता है। मैं कतई उस सोच का, मैं या मेरा दल उस सोच का नहीं है कि आपको किसी भी आधार पर
बांटने का काम करें। हम सब पहले भारतीय हैं और उसी भावना के साथ हम लोग को आगे बढ़ना। जिस राजनीतिक दल, नेता या व्यक्ति विशेष ने हम लोगों को जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर बांटने का काम किया है, सही मायनों में सबसे ज़्यादा देश या उस राज्य का अहित इन्हीं लोगों ने किया है। मैं कई बार अपने गठबंधन में अपने साथियों की भी सोच से सहमत नहीं रहता हूं, जो या तो धर्म के नाम पर बांटने की बात करें, या क्षेत्र के नाम पर बांटने की बात करें, या भाषा के आधार पर बांटने की बात करें। और जाति और इसको तो मैं कभी मानता ही नहीं। तो ऐसे में भले वो कोई भी हो, अगर हमारे गठबंधन के साथी भी हैं और अगर वो ये बांटने की भावना रखते हैं, तो मैं कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत संविधान के आधार पर चलेगा और भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, कार्य कर सकता है, शिक्षा हासिल कर सकता है, अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है। और किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के नागरिक को उतने ही सम्मान के साथ रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो जो लोग अपनी छोटी राजनीति की सोच में देश में बंटवारे की सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जम्मू में भी जम्मू को सिर्फ कश्मीर होता है, वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाइए, कश्मीर को अलग से कर दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये मांग कर रहे हैं, बट हाँ, मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एक अपनी खूबसूरती रही है, पहचान एकजुटता में ही रही है। बचपन से हम लोग JNK, जम्मू कश्मीर, यही हम बोलते आए हैं, यही हम सुनते आए हैं और एक सांस में हम लोग ये नाम लेते रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि भविष्य में कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, नहीं आएगा, बट मैं मानूंगा कि कुछ राज्यों की अपनी विशेषता रहती है, अपनी खूबसूरती रहती है और वो खूबसूरती, वो इंडिविजुअलिटी बरकरार रहनी चाहिए। सर, मैं हिया ले रहा हूँ दूरदर्शन न्यूज़ जम्मू से। अब रोजगार मेला है तो उसमें यूथ क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में जॉब क्रिएशन को लेकर, और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि जब हम लोग विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग की एक अहम भूमिका है। एक लंबा समय इस बात का मुझे अफसोस भी रहा कि हम लोगों ने प्रसंस्करण पे उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। मैं परिस्थितियां भी समझता हूं, क्योंकि एक ऐसा दौर था हमारे देश में जब अनाज की कमी थी, तो पूरा ध्यान केंद्रित रहा प्रोडक्शन की दिशा में। बट प्रोडक्शन के बाद अब ज़रूरी है वैल्यू पर भी हम लोग ध्यान दें। वॉल्यूम हम लोग के पास आ गया है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस क्षेत्र को बल देने का कार्य किया गया और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने वर्टिकल्स हैं, भले वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हों, वो मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस हों, उनको कैटर करने की सोच के साथ मेरे मंत्रालय ने अलग अलग योजनाओं का निर्माण किया, जहाँ पे PMFME एक ऐसी योजना जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री की सोच की युवाओं को सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में नहीं होना चाहिए, जॉब गिवर्स की भी भूमिका में होना चाहिए। तो उस योजना के साथ देश की एक बड़ी आबादी को उद्यमी बनाने का हम लोगों ने कार्य किया। PMKSY के माध्यम से वो वैल्यू चेन अक्रॉस द कंट्री हम लोगों ने डेवलप करने का काम किया। वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजन से हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने प्रसंस्करण से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को एक मंच पे लाने का कार्य किया। पर मैं अभी भी मानता हूँ कि इस क्षेत्र में और ख़ास तौर पे प्रसंस्करण की जब हम लोग बात करें तो इससे न सिर्फ किसानों को आर्थिक मजबूती मिलती है, राज्यों का राजस्व भी बढ़ता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि पूरी व्यवस्था में एक बड़ा योगदान है, जिसके लिए मेरा मंत्रालय पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और युवाओं का भी लगाव जिस तरीके से इस क्षेत्र में मुझे देखने को मिला है, निफ्टम जो हम लोग की संस्था है, INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, उसमें जिस तरीके से युवाओं का जोश देखने को मिला, यही कारण है कि अब तीसरा निफ्टम भी खोलने की घोषणा वित्त मंत्री जी के द्वारा पिछले बजट में की गई थी। तो मैं मानता हूं कि ये व्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड वे में अब आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए और क्या देखने को मिलेगा आगे? आई थिंक इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जिसको मेरी सरकार ईमानदारी से निभाने का कार्य कर रही है। आज भी जब आपने नियुक्ति पत्रों का देखा या इससे पूर्व में भी जितने रोज़गार मेले किए गए हैं, इसमें हर एक विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र और राज्य सरकारों की भी तय की गई है। भारत के संघीय ढांचे में जिम्मेदारी दोनों सरकारों की होती है, उसको भी तय किया गया है। जहां एक तरफ हमारे लिए हमारी आबादी भी एक चैलेंज रही है, उसके अनुपात में उतनी रोज़गार, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट करें, उसके लिए नए वेन्यूज़, नए सेक्टर्स को भी हमारी सरकार के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें प्रसंस्करण एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो मैं मानता हूँ ग्रेजुअली बट ये दर कम होगी। यूनियन बजट अब आ रहा है तो प्रेजेंट होगा। इंटरनेशनल 91.87 था कल उसकी वैल्यू थी, और कहीं ना कहीं अपोजिशन कटाश कर रही है। वो याद दिला रही है कि मोदी जी ने कभी कहा था कि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो तब बड़ा कटाश करते थे, लेकिन अब बहुत कमज़ोर हो गया है। उससे आगे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, बाकी चीज़ें। तो क्या यूनियन बजट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सभी सेक्टर्स के साथ साथ जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ? मैं मानता हूँ कि जहाँ ये सारे विषय चैलेंजेस के तौर पर सामने आते हैं, वहीं हम लोग को इस बात को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि भारत आज की तारीख में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। और ये साधारण बात नहीं है कि इतने चैलेंजेस, और मैं चैलेंजेस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, ग्लोबली भी अब जिस तरीके के चैलेंजेस टैरिफ्स को लेकर हों, कई जगह रिसेशन को लेकर हों, सामने आते हैं, उसके बाद भी अगर हमारी विकास दर निरंतरता में बढ़ने का काम कर रही है, तो मैं मानता हूं कि ये शुभ संकेत है। डेवलपिंग नेशंस में ये चैलेंजेस समय समय पर आते रहे हैं और हमने इसको ओवरकम भी किया है। मेरा ये विश्वास है कि इस बार का बजट पुनः हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जहां मजबूती देगा, तो वहीं आम परिवारों को भी और ज़्यादा सहूलियत देने वाला ये बजट होगा। नेक्स्ट जन रिफॉर्म में जीएसटी में जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों पहले रिफॉर्म्स किए गए और जिसने अधिकांश वस्तुओं की दरों को कम करने का काम किया, उसने भी हमारे देशवासियों में ये विश्वास बढ़ाने का काम किया कि हमारी सरकार उनकी चिंताओं को लेकर कंसर्न है। बजट से भी मैं यही उम्मीद रखूंगा कि उनकी इस सोच को वो और ज़्यादा मजबूती दे।